सिंह साहब नमस्कार। सिंह साहब, ये जो विमान हादसा हुआ है, ये हादसा है या साजिश? इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? कमल जी, आपके और आपको दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। देखिए, पूरा जो हादसा है इसके दो पहलू हैं। एक ये टेक्निकल पहलू है और एक जियोपॉलिटिकल पहलू है। और जहाँ तक टेक्निकल पहलू की बात है तो लोगों ने वो दृश्य, वो किस तरह से जहाज नीचे गया है, वो अपनी आंखों से देखा लोगों ने। वो किसी से छिपा नहीं। लोग अपना असेसमेंट खुद कर रहे हैं और ये सब को तो मालूम है, ये फैक्ट्स और फिगर्स, कि भाई ये 1100 ऐसे जहाज, 787 की मैं बात कर रहा हूँ, 1100 ऐसे जहाज दुनिया भर में उड़ रहे हैं। इसका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल 100% है जी। जो पायलट जो था, ये तो मैं टेक्निकल उसकी कर रहा हूँ, 2 इंजन वाला ये था, एयरक्राफ्ट था। मान लीजिए कि अगर एक इंजन का फेलियर भी हो जाए तो दूसरा इंजन जो है वो दोनों इंजन कैसे पैकअप कर जाएगा। तीसरा ये है कि 787 जो है वो अहमदाबाद में ही कई 787 रोज लैंड करते हैं जी। सबको एक जैसा उनका ये होता है, उनका इंजीनियरिंग अटेंडेंस होता है, उसका वो पूरा ड्रिल सेट है। तीसरा ये है कि भाई जो पायलट्स जो थे, बहुत एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। वो जो मल्होत्रा साहब थे, ही हैड 8000 आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस। वो केवल फ्लाइंग एक्सपीरियंस ही नहीं था उनका, वो इंस्ट्रक्टर भी थे। वो लोगों को टेस्ट लेते थे उस एयरक्राफ्ट में, तो उनकी वो महारत थी उनकी। जो दूसरा पायलट था उनका भी 1100 घंटे का वो था, एक्सपीरियंस था। और ये सब कुछ होते हुए मतलब ऐसा, ये तो बड़ी अजीबोगरीब है ये बात है कि वो टेक ऑफ किया और 40 सेकंड के अंदर में सब कुछ हो गया। तो है क्या कि हम जब भी इस तरह की अच्छा, कोई एक्सप्लोजन, मतलब ये भी नहीं देखा गया, क्योंकि उन्होंने एटीसी से बात की, उन्होंने कहा कि नो थ्रस्ट नो लिफ्ट। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि अंदर में कोई बॉम्ब उड़ा या वो हुआ जी। तो हुआ क्या आखिर? वाई नो थ्रस्ट, वाई नो लिफ्ट? वो जहाज कहीं से आई थी, सारे वो पैरामीटर्स टेक ऑफ करने के पहले पायलट जो है सारे पैरामीटर्स तो स्टडी करता है उसको जी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि वाई नो थ्रस्ट नो लिफ्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज है। ये देखिए कि मैंने देखा है कमल जी की जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उसमें ये हो, मतलब ये हादसा हो या ट्रेन का हादसा हो, तो सबसे पहले लोग कहते हैं कि वेदर, कहेंगे नहीं, सबसे पहले पायलट एरर। पायलट एरर इस केस में तो खैर नहीं लोग उतने कह रहे हैं। पायलट एरर एक बहुत मशहूर, एक फेमस एक एविएटर होते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, डगलस बैडर। तो कई पायलट्स जो हमारे, माफ कीजिएगा, जो कि हमारे रिटायर हो गए एयरलाइन से या एयरफोर्स से, उनका जो ये है उनकी सोच कुछ ऐसी है कि मैं ही आखिरी डगलस बैडर पैदा हुआ था, हाँ, मेरे बाद तो कोई हुआ ही नहीं है। तो ये एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। उसी तरीके से अगर ये नहीं हुआ तो वो कहेंगे कि ये वेदर खराब था, और फिर पायलट पे ही बात आ जाती है, और मशीन फेलियर का भी कोई बात नहीं करता है। ट्रेन एक्सीडेंट्स में भी मैंने देखा, देखिए कि ये बालासोर
में जब ये हुआ ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा में बालासोर के पास में, तो मैंने सारे तथ्य इकट्ठा किए, उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपना जो मेरा अनुभव है और जो अपनी सोच है उससे मैंने कहा कि ये एक साजिश है। अब क्या, जब भी आप ऐसे एक सबोटाज कहेंगे, साजिश कहेंगे, तो लोग जो है आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको मतलब आप पर बिल्कुल टूट पड़ते हैं, आपको कहेंगे कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट। यानी कि ये देखिए, ये मतलब ये षड्यंत्र की परिकल्पना तो इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं आज जी, कि हमारे यहाँ इतने ऐसे हादसे हुए, होमी जे भाभा, उसको भी कई लोग उसको कॉन्स्पिरेसी मानने के लिए, वो सबोटाज मानने के लिए तैयार नहीं है। संजय गांधी लोग मानने को तैयार नहीं है। संजय गांधी का जब जहाज गिरता है तो उसमें फ्यूल बिल्कुल नहीं था। उसी तरीके से कोई भी, चाहे माधवराव सिंधिया का हुआ हो या किसी का हुआ हो, या हमारे हवाई राजशेखर रेड्डी का हुआ हो, या ये बिपिन रावत साहब का हुआ हो, मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आपको कभी भी वो ये कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है कि कोई सबोटाज भी चीज होती है। भाई, जिस तरह से ट्रेन का एक्सीडेंट करवाया जा सकता है, जो हमने केरला, बंगाल और उड़ीसा में देखा, उस तरह से ये जहाजों में भी किया जा सकता है जी। तो वो कोई मानने को तैयार नहीं है। अब है क्या कि क्योंकि मैं थोड़ा इंटेलिजेंस बैकग्राउंड का हूं, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सेंसिटिविटी है। तो यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो ज़ियाउल हक था पाकिस्तान जी, उसका जब उसके प्लेन को उड़ाया गया, ठीक है, जिसने भी वो किया था, अमेरिकन ने किया, किसने किया, CIA ने किया, तो आज भी लोग पाकिस्तान में वो ऑफिशियली मानने को तैयार नहीं। लेकिन उसका बेटा जो है इजाजुल हक, ज़ियाउल हक का जो बाद में मंत्री भी था, वो बिल्कुल वो क्लियर है, वो कहता है कि नहीं, वो एक सबोटाज था। और उस सबोटाज में जो अमेरिकन एम्बेसडर था एंड्री लुइस राफेल, उसको सैक्रिफाइस किया गया था। ये एंड्री लुइस राफेल जो था, ये रॉबिन राफेल का वो पति था, जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और वो बिल्कुल प्रो पाकिस्तानी थी। 2013 में, अच्छा, उससे अपने पति से अलग हो गई थी वो। 2013 में उस पर US में इन्वेस्टिगेशन चला, वो US के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इसको पास कर रही थी, पाकिस्तानी को, ठीक है। तो उसको भी कोई नहीं मानने को तैयार है। तो अगर आप सरकार से ये उम्मीद करते, किसी भी सरकार से, कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या था और सबोटाज हो, वो आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि संस्थाओं की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। कुछ बहुत डिप्लोमेटिक इश्यूज हो जाते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं। वो इसलिए आपको ये औपचारिक तौर पे आपको कोई नहीं बताएगा ये कि ये एक सबोटाज था। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं कि जो एक आम आदमी जो है, वो आम आदमी, अगर आप देखें, ही इज मोर क्लोजर टू द ट्रूथ, वो सच्चाई के और समीप होता है। आज आप एक सर्वे करवा लें, और उस सर्वे में आप पूछें कि ये षड्यंत्र है या ये फेलियर है, आप देख लें, मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से कि एक षड्यंत्र था। मैं तो सभी लोगों से बात कर रहा हूं। ये सारा जो उल्टा पुल्टा जो करते हैं ना, ये कुछ एक्सपर्ट्स आके और ये उल्टा पुल्टा करते हैं, क्योंकि इनको इंटेलिजेंस कैसे काम करता है और
उनको शायद उतनी समझ नहीं है या सेंसिटिविटी नहीं है। दूसरा क्या है कि मैंने देखा है कि जो आदमी जितना उस ट्रेजिडी जो जैसे अभी ये ट्रेजिडी हुई है, जो जितना पर्सनली इन्वॉल्व रहता है, जितना उसका इंटीमेसी होता है उस ट्रेजिडी से, वो आदमी आपको हमेशा बताएगा कि इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या था और सबोटाज क्या है। बाकी लोग तो पूरे वो टेक्निकलिटीज पे जाएंगे। अब रावत साहब का आप ले लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रावत साहब का कि उनकी 2021 में दुर्घटना हुई थी। वो खैर लोगों ने कहा वेदर खराब था, पायलट की गलती थी, ये था इत्यादि इत्यादि, लेकिन वैसी ही दुर्घटना एक शेन ये मेंग जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ था ताइवान का, 1 साल पहले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर, ये ताइवान भी भारत का, चाइना का एडवर्सरी और भारत का भी एडवर्सरी। अब ये पैरेलल्स हम कैसे इग्नोर कर दें? ये कैसे हम इग्नोर कर दें? तो आप सरकार से अगर उम्मीद करते हैं, या किसी भी, मैं इस सरकार वो सरकार की नहीं, कहीं दुनिया भर की सरकार, वो आपको सबोटाज का वो एंगल कभी नहीं आएगा खुल के आपको। लेकिन ये चाहे वो देखिए वाई राजशेखर रेड्डी का हो या ये हो, आप सबका देख लो, ये जितने आपके रोड एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें ये आपके वीआईपीज मारे जाते हैं, एक केस में तो आपको याद है कि मतलब 2 लेन पे ये जा रहे हैं, आई थिंक दिल्ली जयपुर रोड में, और लेन को क्रॉस करके वो उसको मारा गया। आई थिंक इनको साहिब सिंह वर्मा वाले में। तो आपको ये अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकारी रूप से ये उजागर होगा, वो नहीं होने वाला है। तो अब देखिए साहब कि क्या मैं कह रहा हूँ कि मैंने तमाम आपको बता दिए उस जो 787 है, उसकी क्या रेपुटेशन है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और ये सब जानने के बाद और ये भी रूल आउट करने के बाद कि उसमें किसी तरह का एक्सप्लोजन हो, तो विद इन 40 सेकेंड्स एवरीथिंग इज हैपेंड। आप ये क्यों नहीं मान के चलते कि इसमें हो सकता है कि साइबर अटैक हुआ? बिल्कुल। अगर आप दुनिया भर में अगर एयरक्राफ्ट में सोफिस्टिकेशन बढ़ रहा है, सोफिस्टिकेशन इन द सेंस कि जो एवियोनिक्स है, चीज़ें जो है वो ज़्यादा कंप्यूटराइज हो रही हैं, वो एवियोनिक्स जो है उसका बढ़ रहा है, ह्यूमन जो फैक्टर है उसमें वो कम इस तरीके से हुआ है कि अब आपके पास बहुत सारे वो इलेक्ट्रॉनिक वो एड्स हैं जो आपको असिस्ट कर रहे हैं, और वो अच्छे के लिए। आप नाइट लैंडिंग भी, ऑटोमेटेड नाइट लैंडिंग भी लोग, मतलब ये कई साल, तो जैसे जैसे एवियोनिक्स और इसका सोफिस्टिकेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये नेविगेशन के लिए भी आर्टिफिशियल ये सब, तो भाई उसका जो काउंटर है वो भी तो बढ़ रहा है सर। एक चाकू है, मतलब एक छुरी है, उससे छुरी से आप सब्जी भी काट सकते हैं, आप उससे खून भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो एटीट्यूड है ना कि नहीं ये जहाज, मैं इस बात की नहीं कि मतलब मशीन का फेलियर नहीं हो सकता है, पायलट का ही फेलियर है, उसने चेक नहीं किया ये वो करके, हाँ हम ये कैसे कह दें कि वो हेलीकॉप्टर खराब था या वो जहाज खराब थी। मैं इस वाले में नहीं कह रहा हूँ, ये डिफरेंट है। ये मुझे अगर मैं कंपेयर करूं तो जिस दिन वो ये सोनम वाला कांड हुआ था जी, ये सोनम वाला कांड हुआ था, तो उस समय मैं भी टेलीविजन पे था,
तो मैं भी यही सोच के चलता था। मेरा ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ बांग्लादेशी बेस्ड जिहादी ग्रुप्स का ये हाथ है कि मेघालय के अंदर घुस के किडनैप करो। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब मेरा ये था कि भाई कैसे मैं मान लूं कि एक महिला इतना क्रूएल हो सकती है। तो अगर आपका, लेकिन मेरा प्रेमाइज बिल्कुल गलत था। आजकल महिलाएं, ये जब से हर जगह पे ये हुई, तो क्राइम में भी महिलाएं उतनी ही आ गई हैं। जब सभी फील्ड में जा रही है तो क्राइम में भी आ रही है। ठीक है ना, उनकी सोच भी वही हो गई है। तो मैं गलत था। उसी तरीके से हम लोग को ये समझना होगा कि भाई इसमें ये क्या, इस पे साइबर अटैक हुआ है और क्या साइबर अटैक का कोई प्रेसिडेंस है। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया भर में जो ये साइबर अटैक करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, गैंग्स हैं, वो एरोस्पेस उनका प्राइम टारगेट है। एरोस्पेस उनका प्राइम टारगेट है। और वो किस तरीके से, ये सारे जितने ये साइबर क्रिमिनल्स हैं उनका, और ये आपके जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो कम्युनिकेशन है, उसको ये सिग्नल्स को इंटरफेयर करते हैं। और जो क्रिटिकल लॉक सिस्टम्स हैं एविएशन के, उसको ये टारगेट करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि 26 दिसंबर 2004 में एक जापानीज एयरलाइंस और निप्पॉन एयरवेज पर साइबर अटैक हुआ और कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। ये मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 2023 में बोइंग को टारगेट किया गया, एक क्रिमिनल गैंग के द्वारा, और उन्होंने $200 मिलियन वो रैंसम उन्होंने डिमांड किया उसके लिए। 2022 में बोइंग का ही जेस्पेन, जो कि वो यूनिट है जो फ्लाइट नेविगेशन और ऑपरेशन प्लानिंग टूल प्रोवाइड करता है, उसको उससे अटैक किया गया। उसके बाद सुनिए बड़े ध्यान से सर, जी कि थालेस, फ्रेंच एरोस्पेस कंपनी, ठीक है ना, उसने एक बुकलेट इशू किया चाइना द्वारा साइबर अटैक के बारे में पूरा डिटेल्स देते हुए। उसके बाद बोइंग ने भी ऐसी वार्निंग्स दी थी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ऐसी वार्निंग्स दी हुई है अपने हेलीकॉप्टर पायलट से कि पॉसिबल अटैक, साइबर अटैक्स बाय चाइना। अब आप बताओ, जापान से लेके, फ्रांस से लेके, बोइंग से तो एक भाई खतरा तो है ना। अब मैं आता हूं ये इसका जियोपॉलिटिकल, मैंने कहा आपको कि एक टेक्निकल एंगल है और एक जियोपॉलिटिकल। देखिए राजकमल जी, ये ऐसी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान में कुछ होगा, और क्यों होगा, क्या रूप लेगा, मैं ये नहीं, मतलब दैट वाज अ मैटर ऑफ कंजेक्चर, लेकिन इतना था कि कुछ बड़ा होगा, यहाँ पे कोशिश की जाएगी। और वो इसलिए कि हमने पाकिस्तान बेस्ड जो जिहादी तंजीमें हैं, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, उनके हेडक्वार्टर को ही ठोक दिया। वो ठोक दिया यानी कि आपने जब उनको ठोका तो आपने मिलिट्री को भी ठोका।
और मिलिट्री का मत आपने तो देखा, जब वो जनाजे निकल रहे थे तो वहाँ पर मिलिट्री के आर्मी के कितने ऑफिसर्स थे। तो ये ठुकने के बाद ये अभी कॉन्फ्लिक्ट तो इस हालत में है नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट को इनिशिएट कर सके, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पता नहीं इस बार तो मोदी साहब पाकिस्तान को नक्शे से ही उठा देंगे, मिटा देंगे। तो आप देखिए कि ये केवल पाकिस्तान की ही ठुकाई नहीं हुई है सर, चाइना की भी ठुकाई हुई, क्योंकि उनके सिस्टम्स फेल कर गए जी। उनका एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। उनके सारे मतलब उनका जो ये टू फ्रंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ये तो एक मतलब ये तो आधा फ्रंट भी नहीं साबित हुआ ये। और एक तरह से देखिए तो अमेरिकन की भी ठुकाई हुई है, उनके जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे उसकी भी ठुकाई हुई है, तुर्की की ठुकाई हुई है जी। तो ऐसे में ये ठुकाई के बाद पाकिस्तान जो है वो कहीं वो जिहादियों को तो आपको मालूम है कि इनको बदले की भावना किस प्रकार की होती है। तो मैं एक ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या है सर कि अगर 26/11 ये भारत के अंदर का पाकिस्तान करवा सकता है तो ये क्यों नहीं करवा सकता? पाकिस्तान के ठुकाई से क्या आपको नहीं लगता कि अंदर के लोग बहुत परेशान हैं जी? और वही नहीं, अंदर का पाकिस्तान के अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये मोदी ने जो पूरा वॉरफेयर का पैराडाइम जो बदल दिया और जिसके कारण पूरी दुनिया में मतलब इसके जो इसका जो इम्पैक्ट है वो कितने जगह पर पड़ा है। स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि भूगोल ने उसको कितना डिसएडवांटेज में रखा हुआ है कि इतनी भी उसको डेप्थ नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। हिंदुस्तान कहीं भी और कभी भी मार सकता है। दूसरा सबसे बड़ा उसका असर हुआ है कि क्या कहते हैं ये परमाणु जो एक वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल चल रहा था वो खत्म कर दिया। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ही नहीं। वरना आप एक बात बताओ कि अगर ईरान का बॉम्ब इतना खतरनाक है तो पाकिस्तान का बॉम्ब क्या खतरनाक नहीं? क्या पाकिस्तान के संबंध हमास से नहीं है? तो फिर हमास कश्मीर कैसे पहुंच गया? मैं एक बात कर रहा हूं, ये सोचने की बात है जी। तो इनके पास कोई वो इनके जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स थे वो सब अमेरिका के रखे हुए थे वहां पे, जिसको हमने ठोक दिया। तो इनकी बेइज्जती हो गई तो इन्होंने कहा कि भैया वो पहले वो ख्वाजा आसिफ ने इनको धमकी दी कि आपके लिए हम गंदा काम करते रहे इतने सालों से। गंदा काम का यही मतलब है ना कि आपके हमने यहाँ पर न्यूक्स रखे हुए हैं और आपके कहने पर जिहादी तैयार किए, ठीक है, यही उनका वो था। तो आसिम मुनीर को उन्होंने कहा कि देखो यार ये सीक्रेट रखो, इधर उधर मत बोलना। ब्लैकमेल किया होगा, ब्लैकमेल किया तो उसको फील्ड मार्शल बना दिया, अब उसको बुला भी रहे हैं वहां पे। तो ये हमने वो न्यूक्लियर जो एंगल है उसको वो इम्पैक्ट हो गया, डिफेंस इंडस्ट्री इम्पैक्ट हो गया पूरे दुनिया का। ये बरकतियार जो आपका ड्रोन था जिस पर बड़ा वो उछल रहा था तुर्की है, वो हमने नाकामयाब कर दिया। तो चारों तरफ से ठुकने के बाद ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इसीलिए
और ये जहाँ तक ठुकने की बात है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ लोग कह रहा था ना मैं कि अंदर का पाकिस्तान बहुत दुखी है। एक न्यूज़ चैनल है, बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ चैनल है, उसका एक जर्नलिस्ट था आज से कुछ साल पहले मेरे काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, लेकिन वो बिल्कुल एंटी मोदी था वो। तो जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, ठीक है ना, तो उसने मेरे को फ़ोन किया, सर ये क्या हो रहा है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है सर, मैंने पूरा चेक किया अपने सोर्सेस से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोला कि यार सच्चाई आ जाएगी, तुम इतना बेचैन क्यों? तो जब सच्चाई आ गई उसके बाद से आज तक वो मेरे से कम्युनिकेशन में नहीं है। हाँ, हमारी कोई बातचीत नहीं है उसके बारे में, बिकॉज ही कांट शो हिज फेस। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। तो इसलिए जो इतनी ठुकाई हुई है, और मोदी साहब ने जो ये पूरे वॉरफेयर का जो पैराडाइम बदल दिया, और पूरा एक तरह से एक दुनिया भर में, अब आप इसका इम्पैक्ट देख लो कमल जी, जो हमने पद्धति अपनाई इस युद्ध में जी, वही बाद में भी रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ ये किया। जब ये हमला हुआ है ना उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने, उसके बाद पहले एयर डिफेंस को नस्तानाबूद किया और उसके बाद उन्होंने अपनाया। अब आप देखो इसराइल भी वही करने वाला है, और मैंने सुना है कि आज इसराइल ने, उन्होंने भी ठोक दिया है वहाँ वो जाके। तो ये सब के कारण इसलिए इन्होंने वो जगह चुनी कि सबसे ज्यादा ये मोदी को मद्देनजर इन्होंने अहमदाबाद चुना। आप समझ रहे हो जो मैसेज जाता जी जी, कि एक पावरफुल मैसेज जाए यहाँ से। और सबसे बड़ी बात है कि एज एन इंटेलिजेंस मैन, कि भाई एक तुर्की की एक कंपनी है, तुर्की के जो इंजीनियर्स हैं, वो इसका जो जितने सफ़ेद 787 है उसको वो टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। वही तुर्की जो पाकिस्तान के बिहाफ पर अभी आपसे उसको पूरी युद्ध सामग्री सप्लाई कर रहा था, ड्रोन सप्लाई कर रहा था, और जो पाकिस्तान के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है, उसको आपने वो इंजीनियरिंग का उसको पूरा वो आपने उसको ठेका दे रखा है ये टाटाज ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो क्या कितना देर लगता है किस इंजीनियर को सबवर्ट कर देने में? एक बात मैं कह रहा हूँ। और दूसरा एक सद्दात ये है सद्दात इंटरनेशनल डिफेंस कंसल्टेंसी, जिसका की हेड है एक ब्रिगेडियर जनरल अदनान तनीरवर्दी। ये आदमी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी खोले हुए है। ये जहाँ जहाँ इस्लामिक कॉजेज होते हैं उसने डिक्लेयर कर रखा है, हम अपनी सेवाएं यहाँ वहाँ देंगे। इसका जो कनेक्शन है वो बहुत गहरा है तुर्किश नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस, और ये बिल्कुल उसका एक तरह का आप कहो तो प्राइवेट आर्मी है एर्दोगन का। तो हो सकता है उसने अपनी सेवाएं दी हो इसमें। तो ये जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ये सदात ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसल्टेंसी का, ये ट्रेनिंग देती है, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, और बाकी सारे ये दूसरे जो इस तरह के सबोटाज, सीरिया में बहुत कुछ ऐसा काम किया है इन्होंने, लिबिया में किया हुआ है इस तरीके से। सो इनका मे बी भाई, हम तो चीज़ों को हम ऐड करते हैं ना जी। पॉसिबिलिटी तो मैं आपको पॉसिबिलिटी तो बता रहा हूँ जी। तो ये ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, ये करने में ये करते हैं ये लोग। तो ये सारी बातें कहने के बाद मैं इस निष्कर्ष में पहुंचता हूं कि कृपया सबोटाज एंगल को इस तरह से नकारा न जाए, और सबोटाज के फुटप्रिंट्स के इंडिकेशंस
बहुत स्ट्रांग है।